नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमएस स्टडी क्लास में। और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपको मैं पढ़ा रहा हूं मेंसुरेशन 2D में पढ़ा रहा हूं पहले, और 2D के मैं 13 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं। आई थिंक 14 पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये हमारा? 14 पार्ट, यानी कि 14वां पार्ट है। हमने 13 पार्ट इससे कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। मैंने इस 13 पार्ट में आपको पढ़ाया क्या क्या है, मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स पढ़ाए थे कि ट्रायंगल कैसे कैसे होते हैं, एंगल बेस्ड कैसे होते हैं, या फिर हमारे साइड बेस्ड कैसे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते थे क्वाड्रिलेटरल्स पर। क्वाड्रिलेटरल्स की सारी वीडियोस मैंने बता दी हैं। रेक्टेंगल बता दिया है, स्क्वायर बता दिया है, रोम्बस बता दिया है, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, यानी कि 4-5 ही हमारे क्वाड्रिलेटर होते हैं, उसके बारे में बता दिया। देखिए अब हम आते हैं इस वीडियो में सर्किल पे। देखिए सर्किल पे सवाल आते हैं। देखिए सर्किल 3 ही पार्ट आपके इस मेंसुरेशन 2D में आप समझिए। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज, और एक सर्किल। अगर ये तीनों पार्ट्स आपने सीख लिए तो इन तीनों पार्टों का ही खेल है। क्या खेल है कि अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रिलेटर में सर्किल हो गया, क्वाड्रिलेटर के बाहर सर्किल हो गया, क्वाड्रिलेटर टच करता हुआ सर्किल हो गया, या फिर क्वाड्रिलेटर में कोई ट्रायंगल बन गया, या फिर ट्रायंगल में कोई सर्किल बन गया, ये सारी चीजें क्या है, इन तीनों चीजें क्या आपस में कनेक्टेड होके आती हैं, ठीक है। एक सवाल भी आया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्किल और हमारा स्क्वायर, इसमें इनके एरियाज क्या होंगे यदि इनके पैरामीटर सेम हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम तब डिस्कस करेंगे जब सारी चीजें हम सीख लेंगे। तो यानी कि हम ट्रायंगल सीख लिया था, ट्रायंगल के बाद हम क्वाड्रिलेटर सीख लिया था, अब हम सर्किल सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्किल। सर्किल का मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। आराम से सीखिएगा, एक एक बात इसको सीखे। तो बेसिक जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप अच्छे सवाल नहीं कर सकते हो। हम क्या काम करते हैं, सर्किल के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, या मतलब एरिया डेरिवेट कर लेंगे, या फिर हम उसका पैरामीटर डेरिवेट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इतना काम हमें नहीं करना है। देखिएगा, समझना है अच्छे से। ये हमारा पूरा सर्किल है, समझते होगे आप सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में ये हमारा सेंटर होता है। ये क्या होता है? बीचों बीच इसके ये सेंटर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम केंद्र कहते हैं। सारी बातें केंद्र में ओ से डिनोट कर रहा हूं। सपोज करिए ये जो आपको चक्कर लग रहा है, ये जो आपको चक्कर लग रहा है चारों तरफ, ये आपको जो लंबाई लग रही है, अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट पे यहां एक पॉइंट बना दूं और इस पॉइंट से यहां तक एक फीता डाल दूं और इसकी लंबाई नापने लगूं, अगर फीता डाल दो इसकी लंबाई नाप लो, तो ये जो लंबाई है ये बाउंड्री की टोटल लेंथ ही है। यानी कि कोई ऐसा सर्कुलर बाउंड्री, कोई ऐसा क्षेत्र जो कि अपने आप में क्या है, एक वृत्ताकार है, उस बाउंड्री का जो योग होगा या बाउंड्री का जो सम होगा वो हमारा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? हमारा परिधि। क्या होता है? परिधि। तो कभी कभी क्या है, इसे परिमाप भी नाम दे दिया कि अर्धवृत्त में कभी कभी वो परिधि नहीं कहता, अर्धवृत्त में परिमाप कह देता है, ठीक है ना। परिधि परिमाप में इतना अंतर है सिर्फ और सिर्फ कि हम 2D डायग्राम में अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या फिर क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं तो वहां उसे परिमाप कह देते हैं, और हम सर्किल की बात करें तो यहाँ पर क्या कह देते हैं? इसे हम परिधि कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, यहां से यहां तक की बात करें तो ये जो लंबाई है, ये जो आपकी लंबाई है, ये क्या कहलाती है? हमारी कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोड, जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? समझिएगा बहुत ध्यान से, जीवा, ठीक है। क्या कहलाती है? जीवा। अब ये जीवा ये भी हो सकती है, आप समझिए, एक जीवा ये भी है, ये भी इसकी जीवा है, ठीक है ना। ये भी कोड है, क्लियर है बात ये वाली, ये जीवा हो सकती है हमारी। तो ये जो होता है, ये जो होता है हमारा, ये यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं, तो ए बी जो है सबसे बड़ी जीवा है। ये ए बी क्या, अगर कोई भी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, आप समझिएगा बात ध्यान से, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, अगर मैं यहां पर से कह दूं तो ये भी क्या कहलाएगी? इसकी जीवा ही कहलाएगी। अगर कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो वो उस सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है, उस सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो इस व्यास की डेफिनेशन समझना। व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है जी? डायमीटर। इंग्लिश वाले भी ध्यान से देखते रहना, डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? ऐसी कोड जो सबसे बड़ी हो या सेंटर से गुजरती हो। सेंटर से गुजरी हुई कोड को ही, या सेंटर से, केंद्र से गुजरी हुई जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। समझ में आ रही होगी। यानी कि ये जो ए बी हो गया हमारा, ए बी बराबर क्या हो गया? डी हो गया, और डी क्या कहलाता है? हमारा व्यास। डी किससे डिनोट करते हैं? हम डी को व्यास से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद समझिएगा हमारी जो रेडियस होती है, क्या बोलते हैं? रेडियस। समझिएगा रेडियस क्या होती है?
रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या जो होगी हमारी वो सेंटर से परिधि तक की लेंथ होगी, सेंटर से परिधि तक की लेंथ, यानी कहीं भी आप इसको ड्रा कर लीजिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चाहे आप यहां ड्रा कर लीजिए, चाहे आप यहां ड्रा कर लीजिए, यहां ड्रा, यानी कि सेंटर से सिर्फ और सिर्फ कहां टच करनी चाहिए, सर्कमफ्रेंस पर टच करनी चाहिए। ऐसी लंबाई वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, और ये हमारा आर है, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। तो ठीक है, तो त्रिज्या क्या कहलाती है हमारी, आर कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, आर कहलाती है। अब आप समझिएगा जो व्यास है, ये व्यास आपको दिख रहा होगा ए बी बराबर, अगर मैं बात करूं तो ए बी बराबर की बात करूं, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो आर प्लस आर ही तो हुआ, ये क्या हुआ, आर प्लस आर हुआ। और ये ए बी है क्या, डायमीटर है, व्यास है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या हम ये कह सकते हैं त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ज्यादातर ये बात तो आपको बहुत काम देगी एग्जामिनेशन में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें व्यास दिया हुआ होता है कि एक सर्किल का या एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, उसकी हाफ होगी, त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी होगी। इस बात को समझ में आ रही होगी। एक बात और समझिएगा आप, अगर मान लीजिए हमें कोई दो सर्किल, मान लीजिए ये हमें सर्किल दे दिया, सपोज करिएगा एक सर्किल हमें ये दे दिया, अगर इन दोनों सर्किलों के व्यास का अनुपात हमें दे दिया, मान लीजिए हमसे कह दिया कि हमारे पास ये जो 20 सेंटीमीटर है, समझिएगा बहुत ध्यान से, और ये हमारा व्यास कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो इसे मैं सपोज करो D1 से शो कर रहा हूं, तो D1 बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, और D2 से शो कर रहा हूं तो ये कितना हो गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे D2 कह रहा हूं तो क्लियर है। अगर मैं इन दोनों के व्यास का अनुपात निकालूं तो D1 अनुपात D2 बराबर हो गया 20 अनुपात 30। तो आप समझिएगा इसका अनुपात कितना आएगा, 2 अनुपात 3। क्या आएगा, 2 अनुपात 3। लेकिन अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या होती है, व्यास का आधी होती है, तो हमारे पास व्यास की आधी यानी कि 20 का आधा कर लीजिए जी, 20 का आधा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल आप अगर बिल्कुल पॉइंटर हो, यानी कि बिल्कुल स्टार्टर हो, तो आप ये वीडियोस देखिए, सारी बातें आप सीख जाओगे, यानी कि आपको कुछ सीखने की अलग जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको समझते हैं कि ये आधा होता है, अनुपात वही रहता है या नहीं रहता है। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस होगी डायमीटर का आधा, यानी कि 30/2, ये कितनी होगी हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो इसे मैं R1 कह दूं, इसे मैं R2 कह दूं। तो आप अगर R1 अनुपात R2 निकालने लगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 अनुपात 15 हो जाएगा, और 10 अनुपात 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो कितना हो गया हमारे पास, ये भी 2 अनुपात 3 हो गया। इधर लिख सकते हो आप, कितना हो गया है, 2 अनुपात 3 हो गया। तो इस बात को आप समझिएगा, जो रेशो किन्हीं दो वृत्तों में व्यास का होता है वही रेशो उन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्या का होता है, यानी कि व्यास का रेशो त्रिज्या का रेशो अलग अलग नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। त्रिज्या का और व्यास का रेशो क्या होता है, सिमिलर होता है। और रेशो मतलब नंबरिंग में अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर था और ये 30 सेंटीमीटर था, अलग अलग है, लेकिन अगर इन दोनों का रेशो देखा जाए तो इसकी त्रिज्या के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आप सीख लिए हैं। क्या क्या बात सीख लिए कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, कोड किसे कहते हैं, हम जीवा किसे कहते हैं। क्योंकि जब एग्जामिनेशन में हमें डायग्राम बनाने के लिए आता है तो हम समझ नहीं पाते कि डायग्राम में जीवा किसका नाम कह रहे हैं ये, या फिर सेगमेंट किसे कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। ठीक है ना, सर्किल बना लेते हैं पहले। इतनी बात आप सीख गए होंगे, ये आप पहले से पता होगा इन बातों का। तो ये सर्किल है, ठीक है। अगर मैं कोई यहाँ पर रेखा खींचता हूँ, बहुत ध्यान समझिए, सारी बातें काम देंगी। अगर मैं कोई यहाँ पर रेखा खींचता हूँ तो इस रेखा को यानी टच करती हुई स्पर्श रेखा, यानी कि ये स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि इसे हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है ये, स्पर्श रेखा। इस बात का भी ध्यान देना, सेंटर से स्पर्श रेखा तक अगर कोई मैं रेडियस खींचता हूं तो वो कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर। कहीं भी आप बना लीजिए, ये एग्जांपल मैं बता देता हूं, ये भी आपका कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं भी आपका जहां मन करे वहां बना लीजिए, ये हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना, इस पर भी काफी सवाल आए हुए हैं, यानी कि किस पर होगा, ये 90 डिग्री पर होगा। क्लियर है बात ये। अगली बात अगर मैं करूं कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास सर्किल है, इस सर्किल में एक कोड है। सर्किल में क्या है, ये
कोड है, अगर कोड हमारे पास सपोज करो ए बी है और इस सेंटर से मैं कोड तक एक लाइन लेके जाऊं, सीधी लाइन लेके जाऊं, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या डाल दूं मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूं। अगर सेंटर से मैं कोड पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, क्या करता है परपेंडिकुलर, ये आधा आधा कर देता है, यानी कि इसको ये आधा आधा कर देगा। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ये लेंथ होगी हमारी और 10 सेंटीमीटर ये लेंथ होगी। तो ये बात आप दोनों बातें समझ गए होंगे कि हमारे पास ये जो टेंजेंट पर सेंटर से अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वो लंब होती है, 90 डिग्री पर जाती करती है, और अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कोड पर तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है वो, बाइसेक्टर, यानी कि लाइन बाइसेक्टर होता है। उस लाइन को क्या कर देता है, कोड को क्या कर देता है, आधा आधा कर देता है। तो ये बात आप सीख गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा अब हम इसके एरिया पर बात करते हैं, सरकमफ्रेंस पर बात करते हैं, परिधि पर बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम एरिया पर बात करते हैं, सर्किल, ये हमारे पास कोई सर्किल है, यहां से यहां तक हमारी क्या हो गई है, रेडियस हो गई, ठीक है। डायमीटर यहां से यहां तक हो जाएगा। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो देखिएगा बहुत ध्यान से, एरिया आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्टली, पाई आर स्क्वायर, सारे लोग जानते हैं। और पाई की वैल्यू हमेशा क्या पुट करते हैं हम, 22/7 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं हम, 22/7। अगर इसकी सरकमफ्रेंस, क्षेत्रफल की बात हुई है अभी, तो हमें अगर सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। क्या बात करें, अगर हम परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें, तो सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2πr। क्या होती है हमारे पास, 2πr। इसके बाद ये तो सर्किल हो गया। अगर हम सेमी सर्किल की बात कर लें, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब होता आधा सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब क्या होता, आधा सर्किल, यानी कि अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इसे हम, अर्धवृत्त बोलेंगे, सेमी सर्किल। अगर हम सेमी सर्किल की बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, सेमी सर्किल की बात करें तो ये सेमी सर्किल हुआ हमारा, और ये क्या हुई, इसकी रेडियस हुई, ये क्या हुई, इसकी रेडियस हुई। एक बात और ध्यान रखने की, आगे जाके जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें बताऊंगा इस सर्किल के बारे में। अभी तो हम सिर्फ पैरामीटर और यानी कि सरकमफ्रेंस और किस पर काम कर रहे हैं, एरिया पर काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दूं, अगर अर्धवृत्त में कोई एक ट्राइंगल बना दूं, तो वो ट्राइंगल हमारा कैसा होता है, समकोण होता है। क्या होता है हमारे पास, वो समकोण होता है। इस बात का ध्यान देना है आपको, क्या होता है जी, ये समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। लिख भी लेना चाहिए इसे, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये बात आप समझिएगा, समकोण त्रिभुज होता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अर्धवृत्त के अगर एरिया की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, क्षेत्रफल की बात करता हूं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना, क्षेत्रफल की बात हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो वृत्त जितना होता है उसका आधा ही तो है ये अर्धवृत्त, तो क्षेत्रफल आधा हमारे पास है। कितना हमारे पास एरिया, πr², इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 πr²। ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये कितना होता है, 1/2 πr²। ये भी बात बताऊंगा 1/2 ही क्यों होता है ये, ठीक है ना। अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस, किसकी बात ध्यान सुनना, ये परिधि वाली बात ध्यान सुनना। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, परिधि, क्योंकि बच्चे क्या हम करते हैं कि जैसे हमारा सर्किल का एरिया आधा हो गया, वैसे ही हम परिधि का आधा कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये सेमी सर्किल की परिधि है या हमारा सरकमफ्रेंस है। वो नहीं होता है, देखिए क्यों नहीं होता, उसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान समझिए। रीजन क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक सेमी सर्किल है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक क्या है, एक सेमी सर्किल, इस बात को आप ध्यान समझिए। और ये क्या था, हमारा सर्किल था, ये क्या था, सर्किल था। आप मुझे बताइए, अगर ये गोल गोल वाला पार्ट हम नाप रहे थे, ये जो बिल्कुल सर्कुलर पार्ट है, ये जो वृत्ताकार पार्ट है, अगर हम इसकी पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हम अगर नाप रहे थे, तो वो लेंथ थी कितनी हमारे पास, बताइए 2πr। क्या लेंथ थी हमारे पास, वो 2πr। कितनी थी, 2πr थी। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहां तक की लेंथ नाप लूं, यहां से यहां तक की लेंथ नाप लूं, देखिए बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक की अगर मैं लेंथ नाप लूं, तो ये 2πr नहीं होगी, 2πr का आधा होगी, यानी क्या होगी, ये πr होगी।
क्या होगी, पाई आर होगी। तो आप ये बताइए क्या अभी इस सेमी सर्किल का पूरा परिधि हो पाया? तो आप कहोगे सर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? परिधि का तो मतलब है, परिमाप का मतलब तो ये होता है कि उसकी जितनी भी बाउंड्रीज है उसका आप योग कर लीजिए, उसका सम कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया सम ऑफ ऑल 2D बाउंड्रीज इज कॉल्ड पैरामीटर। अब समझिए आगे, यहां से हम यहां तक हम इसको नाप रहे थे, तो ये नाप के कितना आया था हमारे पास, ये पाई आर आया था। लेकिन अभी इसमें ये पार्ट नहीं नापा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पार्ट हमने अभी नापा नहीं गया। अगर यहां से यहां तक पार्ट हम नापते हैं तो ये आर हो गया और ये भी क्या हो गया, हमारा आर हो गया। समझिएगा, ये आर है और ये आर है। अगर ये आर आर है तो हमारे पास ये पूरा कितना हो गया, 2r हो गया। तो परिधि हमारे पास क्या हुई, टोटल परिधि क्या हुई, एक तो ये वाली नाप हमारी हुई यानी कि पाई आर, और एक यहां से लेके यहां तक के, तभी तो क्लोज्ड बाउंड्री होगी ये, तभी तो ये टोटल फुल बाउंड्री हम कर पाएंगे। यानी कि यहां से अगर हम पूरा हम ये नाप लें और ये नाप लें तभी तो बाउंड्री होगी। तो क्या हो गया, ये पाई आर ये हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, पाई आर प्लस के 2r, पाई आर प्लस के 2r। इस बात को अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है ना, क्लियर है बात ये वाली, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सही है। तो इस बात को अच्छे से समझना, पाई आर प्लस 2r। एक सवाल भी एसएससी ने इस पे दिया है कि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के बराबर है, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के बराबर है तो उसकी रेडियस फाइंड आउट कीजिए या फिर उसका व्यास फाइंड आउट कीजिए। ये सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो ऐसे ऐसे सवाल हम एग्जाम में करेंगे और उसको अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सेमी सर्किल और सर्किल के बारे में बता दिया कि उसका रेडियस क्या होगा, उसका हमारा परिधि क्या होगा, उसकी हमारा एरिया क्या होगा। देखिए सर्किल में नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सर्किल में जो क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं तुम्हें सेक्टर से, सेक्टर का मतलब है कि पूरे सर्किल का एरिया नहीं आएगा, कुछ सेक्टर का, उसका कुछ सेगमेंट का या कुछ वृत्तखंड बोलते हैं उसे हम, उसका एरिया आपको निकाल लिया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि ये कोई सर्किल है और ये हमारे पास ये जो सेक्टर है, मान लीजिए ये हमारे पास सेक्टर है, ये जो कहला रहा है ये जो पार्ट है, मान लीजिए ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट का एरिया वो पूछ रहा है, सपोज करिए, समझिएगा बहुत ध्यान से सारी चीजें, बहुत ठीक है। इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक की ये जीवा कहलाएगी, जीवा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ए बी, आर्क कहलाएगी, चाप कहलाएगी। यानी कि ए बी क्या है, ये मान लीजिए अगर मैं इसे एल कह दूं तो एल मतलब क्या हो गया, एल हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। यानी कि या तो इससे अगर हम पूरी की बात करेंगे तो ये पूरी तो परिधि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पूरी परिधि कहलाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें, यहां से लेके यहां तक की बात करें तो क्या होगी, ये एल होगी। अब क्या होती है, ये जो एल है हमारे पास, ये है, आपको दिख रही होगी ये छोटी है, यानी कि यहां से यहां तक ये छोटी है और ये यहां से यहां तक क्या है, ये बड़ी है। यानी कि हमारे पास अगर वो डिपेंड किस पे करेगा कि ये छोटी है या नहीं है, या बड़ी है या नहीं है। अगर हमारे पास कोई एंगल ऐसा दिया हुआ हो जो 180 डिग्री से छोटा हो, कितने डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तो जो 180 डिग्री से छोटे वाले के सामने वाली जो चाप होगी वो हमारी माइनर आर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माइनर आर्क, यानी कि इसे बोलते हैं हम लघु चाप, क्या बोलते हैं इसे हम, लघु चाप कहलाएगी। लेकिन ये जो एंगल होगा दूसरा वाला, देखिए एक अगर 180 डिग्री से छोटा होगा तो दूसरा 180 डिग्री ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा सर्किल 360 डिग्री पर घूमता है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री से ज्यादा का होगा। अगर 180 डिग्री से ज्यादा वाली चाप एंगल के सामने वाली जो आर्क होगी, ये जो आर्क आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, आपको मेजर आर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये मेजर आर्क, यानी कि इसे बोलेंगे हम वृत्तचाप, यानी कि वृत्तचाप बोल दो इसे, दीर्घ चाप कह दो, क्या कहते हैं इसे, दीर्घ चाप। क्लियर है बात ये वाली, समझिएगा बात ध्यान से। मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको मैंने अभी आर्क के बारे में बताया है, चाप के बारे में बताया है। और वो चाप ये मान लीजिए ये चाप है तो ये भी तो चाप ही है एक, लेकिन ये बड़ी चाप है और ये कौन सी है, छोटी आर्क है। छोटी आर्क को मैंने माइनर आर्क कह दिया, बड़ी आर्क को मैं बड़ी आर्क कह रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल मान लीजिए मैं कह दूं कि हमारे पास ये कोई एंगल है, इस टाइप से हमें दे दिया और ये दे दिया मुझे एंगल 170 डिग्री, कितना दे दिया, 170 डिग्री। तो 180 डिग्री छोटा है ना, ये कितने डिग्री छोटा, देखिए भाई 180 डिग्री छोटा है। तो 180 डिग्री छोटा, तो इसके सामने वाली जो आर्क हुई, ये जो हुई, ये पूरी जो आर्क हुई ये वाली, ये आर्क कहलाएगी मुझे माइनर आर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये माइनर आर्क, यानी कि लघु चाप कहलाएगी। तो ऐसे समझ पा रहे होंगे आप,
अब ये जो एंगल बचा तुम्हारा 360 डिग्री में से घटा लीजिए कितना, 170 डिग्री, यानी कि 170 डिग्री अगर 360 में घटाओ कितना बचेगा, 190। कितना बचेगा ये, 190 डिग्री बचेगा। और 190 डिग्री 180 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसके सामने वाली जो ये चाप है, ये जो चाप है, ये यहां से लेके यहां तक वाली ये जो आपको दिख रही है, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, मेजर आर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, मेजर आर्क कहलाएगी। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे, दीर्घ चाप कहलाएगी। तो कभी भी आपको लघु चाप और दीर्घ चाप में डिफ्रेंशिएट करना हो, यानी कि पता लगाना हो कि कौन सी लघु चाप है कौन सी दीर्घ चाप है, तो आप किस चीज से पता लगा सकते हो, उसमें दिए हुए थीटा एंगल से। अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो डायग्राम बना हुआ हो तो पता लग पाएगा, और डायग्राम बना हुआ नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी चाप है, लघु चाप है या फिर वृत्त चाप है या दीर्घ चाप है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है तुम्हें सेक्टर कहलाता, तुम्हें सेक्टर काट दिया, यानी कोई खेत में से कहते हैं ना सेक्टर काट दिया, यानी कि कोई खंड काट दिया, तो इसे बोलते हैं हम वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसे हम, वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। लेकिन ये अगर छोटा है, यानी छोटे का मतलब आप समझिएगा 180 डिग्री से, अगर यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, 180 डिग्री से क्या आ रहा है एंगल इसका, छोटा आ रहा है, और उसके सामने वाला जो सेक्टर है वो कहलाएगा हमें लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगा हमारा, वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा, यानी कि हम कह देंगे इसे हम माइनर सेक्टर कह देंगे। अगर इसकी बात करें हम, ये जो है हमारा सेक्टर, ये जो बच रहा है, अब ये जो सेक्टर बचा, आप बताइएगा कि ये हमारा एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो इसके सामने वाला सेक्टर लघु हो गया, और ये एंगल हमारा किससे बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसके सामने वाला एंगल हमारा सेक्टर क्या हो गया, हमारे पास दीर्घ सेक्टर हो गया, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया ये, दीर्घ वृत्तखंड। इसे बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसे हम, मेजर सेक्टर। क्लियर है बात ये वाली। तो इस बात को समझिएगा। मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये कोई सर्किल है और हमारे पास 150 डिग्री एंगल है। कितने डिग्री है, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री एंगल वाला जो सेक्टर होगा, ये सेक्टर, ये इधर वाला जो सेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। माइनर सेक्टर होगा, समझ में आ रही होगी बात ये। और ये जो सेक्टर होगा, ये जो बचा हुआ होगा, अब आपको पता ही है 360 में से घटाओगे तो बड़ा ही एंगल बचेगा, 230 एंगल बचेगा। तो 230 एंगल 10 एंगल बचेगा। ये वाला कितना बचेगा, 210 एंगल, यानी कि 180 डिग्री से क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ये कहलाएगा हमारे पास मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो इतनी बात आप समझिएगा कि माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, ये सारी बात आपके समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम इसके फॉर्मूलों पर आते हैं कि कैसे फॉर्मूले इस पर बनेंगे, कैसे फॉर्मूलों से हमें इस पर काम करना होगा जिससे कि एग्जाम में हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ कि ये कोई इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं जिसका एंगल क्या है, थीटा है, इसका एंगल क्या है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा दो तरीके से आपको दिया हुआ होगा, या तो थीटा रेडियन में दिया होगा या डिग्री में दिया होगा। और रेडियन डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि कभी भी आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो एक रेडियन बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री बटे पाई। क्लियर है बात ये वाली। या फिर एक डिग्री बराबर अगर हम बात करेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा, ये 180 रेडियन। इस बात को समझने की कोशिश करना आप। यानी कि अगर हमें 45 डिग्री की बात करें, हम कितने डिग्री की बात करें, एग्जाम्पल में बता दूं, एग्जाम्पल में कह दूं 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 45 चौका 180 पाई बाई 4। और ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। क्लियर है बात ये, क्लियर है। ऐसे ही हम एक रेडियन की वैल्यू ये है, 10 रेडियन की, 20 रेडियन की, 50 रेडियन की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन। तो इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, ये O है, ये A और B, ये लेंथ ऑफ L, ये आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये रेडियस है, ये क्या हमारे पास रेडियस है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा L बराबर 8 थीटा। क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, L बराबर 8। लेकिन थीटा यहाँ पर किस में है, रेडियन में है। थीटा किस में है, ये रेडियन में है। क्लियर है बात ये, थीटा किस में है, रेडियन में, ना कि डिग्री में। थीटा रेडियन में है, ना कि डिग्री में। इस बात का ध्यान रखना है, डिग्री में नहीं है थीटा, किस में है, थीटा हमारा रेडियन में है। अगर हमारे पास थीटा हमारे पास किस में है, डिग्री में है,
थीटा किस में है, डिग्री में है। तो आप बताइए थीटा अगर ये किस में हो, डिग्री में हो, तो एल क्या है, एल क्या है, एक मान लीजिए चाप है, एल क्या है, एक चाप है, नहीं परिधि का ही कुछ हिस्सा है। एल क्या हो गई, एक चाप हो गई, परिधि का ही कुछ हिस्सा हो गया। परिधि होती है हमारे पास 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन थीटा डिग्री, जितने डिग्री की परिधि है उस डिग्री की बात हो रही है, और कितने डिग्री में से, 360 डिग्री में से, क्योंकि टोटल डिग्री कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो अगर कभी मुझे चाप की लंबाई बतानी हो, चाप की लंबाई बतानी हो और डिग्री में मुझे थीटा दिया हुआ हो, यानी कि थीटा इसमें यहां पर क्या है, थीटा बराबर किस में है, डिग्री में है, थीटा किस में है यहां पर, डिग्री में है। तो इस बात का ध्यान रखना, थीटा अगर रेडियन में है तो एल बराबर 8 थीटा होगा, थीटा अगर डिग्री है तो एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री होगा। सेम यही बात है हमारी। अगर मान लीजिए इस सेक्टर का एरिया निकालना हो, ये सेक्टर है तो इसका एरिया निकलेगा। अगर मुझे एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल टोटल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें क्षेत्रफल तो उतना निकालना जितना इस थीटा को कवर कर रहा हो, यानी कि जितना ये एंगल कवर कर रहा होगा उतना ही सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री, और जहां पर थीटा किस में है हमारा, डिग्री में है, थीटा किस में है हमारा, डिग्री में है। इस बात का भी ध्यान रखना विशेषकर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत काम देने वाले हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्या है, किसी भी सर्किल के किसी भी छोटे से छोटे पार्ट, बड़े से बड़े पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें थीटा पता होना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला आप और नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको सारी बातों को समझ लीजिएगा कि हम रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारे पास थीटा रेडियन में दिया होगा तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर r थीटा होगी। अगर हमारा थीटा डिग्री में दिया हुआ होगा तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री होगा। अगर हमें क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कितने का क्षेत्रफल बताना है वो थीटा डिनोट करेगा कि थीटा पे हमें कितने का बताना है। नेक्स्ट हम काम करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर हमें फॉर्मूला, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आया है एग्जामिनेशन में कि हमें आर्क दे देगा और रेडियस दे देगा, बहुत ध्यान समझना। अगर हमें मान लीजिए ये कोई हमारे पास सर्किल है और सर्किल में हमें थीटा नहीं गिवन है, बहुत ध्यान समझना, थीटा हमें गिवन नहीं है, ये हमारे पास आर है यानी कि रेडियस गिवन है, और ये हमें एल गिवन है यानी कि चाप की लंबाई गिवन है, चाप की लंबाई गिवन है। तो अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना, इस वाले सेक्टर किसका, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो इस सेक्टर का एरिया होगा 1/2 आर्क मल्टीप्लाई रेडियस, 1/2 आर्क मल्टीप्लाई रेडियस, 1/2 एल मल्टीप्लाई आर। इस बात का ध्यान रखना है, ए बराबर आपका ये हो जाएगा, ए बराबर 1/2 एल मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। आप समझिएगा, मान लीजिए 1/2 एल की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, याद होगा आपको, बिल्कुल अभी बताई थी। अगर मैं यहाँ पर रख दूं इसे 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री और मल्टीप्लाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, देखिए क्या हो गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्या अभी बताया था मैंने आर्क का निकालना, ये ठीक है ना, अगर सेक्टर का एरिया निकालना तो सेक्टर का एरिया आप अगर थीटा दिया हुआ होगा तो ऐसे निकालेंगे, थीटा नहीं दिया होगा, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी होगी और रेडियस दे रखी होगी तो आप ऐसे निकालोगे। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी अच्छे से। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, सर्किल की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आएंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई हैं, मुझे दोबारा रिपीट कर लो, या मेरा पर्सनल नंबर जो है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। उस पर्सनल नंबर, मैं आपको पर्सनल नंबर बता देता हूँ, 8077962636। इस पर भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो। नहीं तो मेरा पास हमारा द MS स्टडी क्लास इस नेम से हमारा टेलीग्राम पेज है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पेज पर, ठीक है ना। तो दो आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, आप या इस टेलीग्राम पेज पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए हमसे जितना हो पा रहा है हम उतनी हेल्प आप ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हो आप ही लोग जो हैं, बच्चे जितने भी हैं, ये सारी वीडियोस अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि बच्चों में क्या है, अभी ये सिर्फ बातें चल रही हैं कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, अभी हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्यों पढ़ें। मैं आपको बता दूं, नौकरी तभी मिलेगी तब आप इस टाइम पढ़ोगे। अगर आप इस टाइम नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कदापि नहीं मिलेगी, इस बात को आप भूल जाइएगा,
ठीक है। तो नौकरी पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस टाइम का यूटिलाइज करना। ये फ्री टाइम है यार, इसमें आप यूटिलाइज करिए इस टाइम को। ये टाइम आपसे छूट गया तो फिर आपको भीड़ भाड़ वाला सब जब सब लोग गैदरिंग हो जाएगी, सारे कोचिंग खुल जाएंगे, सारे लोग पढ़ने आ जाएंगे, सबके साथ पढ़ोगे तो आप अलग कैसे कर पाओगे अपने आप को। तो आपको अलग करने के लिए खुद स्टडी करनी होगी, इस टाइम स्टडी करनी होगी। अभी 7 से 8 घंटे निकाल सकते हो यार, बाद में तो आप 7 से 8 घंटे निकलेंगे भी नहीं पढ़ाई करने के लिए। कितना मैं आपको समझाता हूँ, बार बार मोटिवेट करता हूँ कि यार पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने आज पढ़ लिया तो आपका आने वाला भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। आज आपने मेहनत कर ली तो आने वाला जितना भी आपका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो मेहनत आपको ही करनी है, सिर्फ हमें करानी है, आपको गाइड करना है, हमें बताना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ये सारी फालतू की बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। ये सारे जो अफवाहें हैं कि वैकेंसी नहीं आएंगी, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, एक भ्रम है उनके द्वारा फैलाया हुआ, विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाया हुआ या फिर ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया हुआ जिनके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, जिनको करने की हिम्मत नहीं है और दूसरों की हिम्मत तोड़ रहे हैं वे लोग। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे आपके पड़ोसी या बहुत सारे आपके कलीग्स ये बात करते होंगे, अरे यार अब तो वैकेंसी नहीं आएगी, मैं तो ये कोर्स करने जा रहा हूँ, मैं तो ये प्राइवेट जॉब करने जा रहा हूँ, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ। ये सारी बातें आप छोड़िएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है अपनी पढ़ाई पर, जिससे कि आप पढ़कर नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करिए। आप बताइए वैकेंसीज तो आनी स्टार्ट हो गई हैं, लेखपाल की वैकेंसी स्टार्ट हो गई, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया। अरे इस साल नहीं आएंगी तो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएंगी, इस साल लास्ट ईयर में आएंगी, पक्का आएंगी, इस साल तो आनी है। और अगले साल सारी वैकेंसी जितनी भी आपको दे रखी है इन्होंने गवर्नमेंट ने सारी कंप्लीट करेंगे, तो उसलिए आप प्रिपेयर्ड तो हो पहले। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है। उसके लिए आप वीडियो वॉच करो, शेयर करो, कमेंट करो और जितना ज़्यादा हो सके हमारा सब्सक्राइब करो। ठीक है। धन्यवाद।